नमस्कार प्यारे साथियों, क्या हाल है। आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है सोइल, यानी मेजर सोइल ऑफ इंडिया। मेजर सोइल्स ऑफ इंडिया। देखो प्यारे बच्चों कि 1953 में एक कमेटी बनी थी, कमेटी जिसका नाम क्या था, ऑल इंडिया सोइल सर्वे कमेटी। ऑल इंडिया सॉइल सर्वे कमेटी, ये कमेटी थी आईसीआर की। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मेजर सॉइल्स है उनको आईसीआर ने 8 भागों में विभक्त किया है। इस कमेटी ने कहा कि भारत में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कि आईसीआर ने सॉइल को 8 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, अब देखेंगे हम बारी बारी से प्रत्येक सोइल है उसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि 8 प्रकार की जो मृदाएं हम कह रहे हैं वो कौन सी है। पहली जो मृदा है वो जलोढ़ मृदा है जिसे एलुवियल सोइल कहते हैं। दूसरी है काली मृदा जिसे ब्लैक सोइल कहते हैं। तीसरी है लेटेराइट मृदा। चौथी है रेड सोइल या लाल मृदा। पांचवी है डेजर्ट सोइल या रेतीली मृदा। और छठी है फॉरेस्ट या हिली लैंड्स पर पाई जाने वाली सोइल, वन्य या पहाड़ी मृदा। और जो सातवीं मृदा है वो है साल्ट अफेक्टेड सोइल, जिसमें क्या है लवणीय क्षारीय मृदाएं आती है। आठवीं और अंतिम जो सोइल है वो है पीट या मक सोइल, यानी जिसमें ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, वो प्रकार की मृदाएं हैं वो। ये टोटल हो गई 8 प्रकार की मृदाएं जो क्या है आईसीआर ने दी है। आईसीआर के अनुसार 8 प्रकार की मृदाएं हैं। ठीक है, आप देखेंगे इस नक्शे में आपको सबसे ज्यादा कौन सी मृदाएं दिखाई दे रही है, कौन सी मृदा दिखाई दे रही है। आप देखिए नक्शे में देखेंगे तो आपको ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन सबसे बड़ा पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, सबसे बड़ा ही क्षेत्र है। ये जलोढ़ मृदा का है जिसे एलुवियल सोइल कहते हैं, जलोढ़ मृदा का भाग है। और इसके बाद अब सबसे बड़ा जो क्षेत्र देख रही हैं वो है ये वाला क्षेत्र, सबसे बड़ा है। तो सबसे पहला 1 नंबर पर ये है, दूसरे नंबर पर ये है। ये जो आप देख रहे हैं ना क्षेत्र, ये है ब्लैक सोइल का। कौन सा? काली मृदा, ब्लैक सोइल। देख रहे हैं ना, इस प्रकार से हम मृदाएं बांट। आप तीसरा देखें, तीसरा ये देखो रेड कलर से है ना, ये है रेड सोइल। कौन सा है? रेड सोइल। तो इस प्रकार से हम बारी बारी से प्रत्येक मृदा है उसके विशेषता स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। देखें कि भारत में सबसे बड़ा जो ग्रुप है सोइल का वो है जलोढ़ मृदा। कौन सा है? जलोढ़ मृदा। इस सेशन से पहले मैंने एक सेशन कराया था सोइल ऑर्डर। अगर आप आज तक सोइल ऑर्डर आपको पता नहीं है क्या होता है, उस सेशन को देखें, क्योंकि सोइल ऑर्डर है वो पढ़ने के बाद में ऑर्डर से रिलेटेड आपको कोई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो आप टोटली करेंगे। इतना अच्छी तरीके से वो सेशन हमारा गया है। तो अब हम देखेंगे जलोढ़ मृदा। तो जलोढ़ मृदा भारत में सबसे अधिक, यानी 1 नंबर पर जो सबसे बड़ा ग्रुप पाया जाता है वो है जलोढ़ मृदा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल, जलोढ़ मृदा। इस मृदा की बात करने से पहले हम क्या है एक चीज पर डिस्कस कर लेते हैं कि असल में जलोढ़, वातोड़, हिमोड, ये शब्द है क्या? कौन सा है? जलोढ़, वातोड़, हिमोड, ये शब्द क्या है?
इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जलोढ़ मृदा को मैं कह रहा हूं कि हम कहते हैं एलुवियल सॉइल। तो जो एलुवियल शब्द है वो बना है एलुवियम से। किससे बना है? एलुवियम से। देखो प्यारे बच्चों कि एक पैतृक पदार्थ होता है जिससे क्या है, मृदा का निर्माण होता है। पैतृक पदार्थ, पैतृक पदार्थ, या हम कह सकते हैं इंग्लिश में पेरेंट मटेरियल। क्या होता है? पैतृक पदार्थ असंपीड़ित पदार्थ जिससे क्या, जिससे मृदा या यूं कहें सोलम का निर्माण होता है। पैतृक पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पैतृक पदार्थ। आपने देखा होगा कि चट्टान है या रोक है, उससे क्या है, रिगोलिथ बनता है। क्या बनता है? रिगोलिथ। और उससे क्या बनता है? सोइल बनती है। इसी क्रम में होता है। तो ये जो पैतृक पदार्थ है ना, ये असंपीड़ित पदार्थ होता है, टूटा हुआ पदार्थ जो क्या है, सोइल जो बनती है, सोइल बनने से पहले की जो फॉर्म है उसे हम पैतृक पदार्थ कहते हैं, जिससे मृदा का निर्माण होता है। पैतृक पदार्थ क्या होता है कि विभिन्न जो फैक्टर्स हैं, विभिन्न जो कारक हैं, वो कारक क्या करते हैं कि अलग अलग प्रकार के फोर्स से उस पैतृक पदार्थ को पानी के साथ, जैसे कारक की बात करें तो पानी, हवा या बर्फ, ये सभी कारक क्या है, पैतृक पदार्थ को घसीटते हुए, गोलते हुए हवा के द्वारा दूसरे स्थान पर डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, इस आधार पर हमने अलग अलग नाम दिए हैं पैतृक पदार्थ के डिपोजिशन पर। मैंने ये कहा कि पैतृक पदार्थ या पेरेंट मटेरियल, आपको बता दिया यह असंपीड़ित होता है जिससे मृदा का निर्माण होता है। देखो प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार का होता है। कितने? दो प्रकार का होता है। एक तो वो होता है गतिहीन। कौन सा? गतिहीन, या हम कह सकते हैं सेडेंट्री, सेडेंट्री पेरेंट मटेरियल, गतिहीन पैतृक पदार्थ। एक होता है ट्रांसपोर्टेड, ट्रांसपोर्टेड, या उसे कह सकते हैं गतिशील। दो प्रकार के पैतृक पदार्थ हो गए। देखो, गतिहीन का मतलब ये हुआ कि वह पैतृक पदार्थ जो क्या है, हिला नहीं है किसी भी फोर्स से। ठीक है, यानी ये क्या है, उत्पत्ति स्थल पर ही मृदा का निर्माण करता है। कि अगर पैतृक पदार्थ जहां उत्पन्न हुआ है, चट्टानों से पैतृक पदार्थ बना है, और पैतृक पदार्थ यानी पेरेंट मटेरियल जहां जहां से चट्टानों से टूटा है वहीं पड़ा है और वहीं मृदा का निर्माण कर लिया, तो ये सेडेंट्री पैतृक पदार्थ या गतिहीन पैतृक पदार्थ होता है। ट्रांसपोर्टेड पैतृक पदार्थ या गतिशील पैतृक पदार्थ वो पैतृक पदार्थ है जो क्या है कि किसी भी फोर्स से, चाहे जल से, चाहे वायु से, चाहे बर्फ से, चाहे गुरुत्वाकर्षण से, किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है और वहां जाकर सोइल का निर्माण करता है। तो इसमें क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेड पेरेंट मटेरियल है, ये जैसे जलोढ़ मृदा की मैं बात कर रहा हूं, हमने कहा जलोढ़ या एलुवियल सॉइल, तो आप देखेंगे कि जल को ओढ़ कर आया हुआ पैतृक पदार्थ जलोढ़ मृदा, यानी वह मृदा जो क्या है, जल द्वारा लाकर डिपॉजिट की गई है, वह जलोढ़ है। ठीक है, तो ये कौन से कैटेगरी का है? ये ट्रांसपोर्टेड है या गतिशील पैतृक पदार्थ से बनी हुई मृदा है। पहली हम बात की जलोढ़, जलोढ़ या एलुवियम, यानी अगर कोई पैतृक पदार्थ जल के द्वारा
लाया जाता है। और है जैसे मान के चलो कि हिमालय से कोई पैतृक पदार्थ गंगा, हिमालय से गंगा नदी है, गंगा नदी है, वो क्या है कि पैतृक पदार्थ को, पेरेंट मटेरियल को यहां से बहाकर लाकर और यूपी में किसी जगह डिपॉजिट जमा कर दिया। उस पैतृक पदार्थ को जब बहाकर लाए, उस पैतृक पदार्थ को अवसाद कह सकते हैं। क्या? अवसाद, तलछट भी कह सकते हैं। तो ये जो पैतृक पदार्थ है वहां से आया यहां तक, तो ये कौन सा हो गया? ट्रांसपोर्टेड हो गया। और जल के द्वारा लाया गया तो ये क्या हो गया? जलोढ़। क्या हो गया? जलोढ़, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलुवियम। अब देखो दूसरा होता है वातोड। कौन सा? वातोड, जिसे एओलिन कहते हैं। एओलिन। आप मुझे बताओ कि जो हवा है वो भी क्या है? पैतृक पदार्थ या मिट्टी के कणों को उड़ाकर साथ ले जाती है और दूसरी जगह डिपॉजिट कर देती है तलछट को। तो वो क्या है? वो वातोड है, एओलिन्स। देखो अगर हवा सिल्ट के कणों को बहाकर जमा करती है, सिल्ट के कणों को क्या है? बहाकर जमा करती है, तो उसे कहते हैं लोएस। क्या कहते हैं? लोएस। अगर उसी हवा ने क्या है? बालू के कणों को जमा किया दूसरी जगह, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एओलिन। क्या कहते हैं? एओलिन। इतनी बातें समझ गए कि जल के द्वारा क्या हुआ? डिपॉजिट हुई तो उसे जलोढ़ कहते हैं। अगर हवा के द्वारा हुई तो उसे वातोड कहते हैं, वायु। अगर वही क्या है? बर्फ के द्वारा हो गया, हिमोड, या इंग्लिश में कहते हैं ग्लेशियल। अगर बर्फ के द्वारा कोई पेरेंट मटेरियल कहीं दूसरी जगह जमा हो रहा है तो उसे कहते हैं क्या? हिमोड। इसी प्रकार से क्या है? अगर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई पदार्थ दूसरी जगह डिपॉजिट हुआ तो उसे कहते हैं कलुवियम। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। इतनी बात समझ गए? कैसर गुरुत्वाकर्षण से कौन सा पदार्थ जमा होता है? होता है गुरुत्वाकर्षण से। गुरुत्वाकर्षण से पदार्थ जमा होता है। जैसे मान के चलो ये चट्टान है और चट्टान यहां से पेरेंट मटेरियल टूटा तो यहां आकर जमा हुआ ना, यहां आकर जमा हुआ। ये कौन सा हुआ? ये हो गया कोलुवियम। इस प्रकार ये बातें हमें सीखनी पड़ेगी, तब जाके हम आगे की बात करेंगे। अब आपको पता चल ही गया कि असल में ये जिस जलोढ़ मृदा की मैं बात कर रहा हूं वो यही मृदा है। देखें कि यह मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए तलछट के जमाव से निर्मित होती है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी नदियां अपने साथ विभिन्न सोइल के पार्टिकल्स हैं या पेरेंट मटेरियल, पैतृक पदार्थ, उसको बहाकर लाकर विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों में या विभिन्न स्थानों पर जमा करती है। और उस तलछट से ही क्या है? उस जो अवसाद है, उस अवसाद या उस तलछट के जमाव से जिस मृदा का निर्माण होता है वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है आपको पता है? इसमें मृदा परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल पूर्ण विकसित नहीं होती। इसमें मृदा की जो परिच्छेदिका है वो विकसित नहीं होती। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसमें सेंस स्तर नहीं पाए जाते। इस मृदा में क्या है? सेंस स्तर नहीं पाए जाते। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सॉइल प्रोफाइल में विभिन्न सेंस स्तर पाए जाते हैं। ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम जलोढ़ मृदा। देखो जलोढ़ मृदा है ना, वो इंसेप्टिसोल या एंटीसोल गण के अंदर आती है। और ये दोनों ही गण क्या है? रिसेंटली फॉर्म्ड गण है। जो नए नए बने हुए गण हैं वो इंसेप्टिसोल और एंटीसोल है। अगर जलोढ़ मृदा में एक गण की बात करें तो वो है एंटीसोल। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दोनों में कि जलोढ़ मृदा किस गण से निर्मित हुई और दोनों ऑप्शन ए और बी में ये आ जाए तो हम करेंगे सबसे पहले ई को। किसको करेंगे? ई, एंटीसोल को। ठीक है। अब देख लेते हैं कि मैंने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो इसका कुल क्षेत्र 143 मिलियन हेक्टेयर, 43% भाग में पाई जाती है। अच्छा, जहां जहां नदियां होंगी वहां वहां ये पाया जाएगा।
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान में चंबल नदी, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और यहाँ भी चंबल नदी, पश्चिम बंगाल, असम, यहाँ नदियां हैं, वहां नदियों के तलछट से, नदियों में बहे हुए तलछट से निर्मित हुई मृदा जलोढ़ मृदा है। इतनी बात समझ में आ गई। आपको पता है उत्तर प्रदेश और ये सारा का सारा जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ ये क्या है, पोटेंशियल एरिया है। यहाँ सर्वाधिक अन्न उत्पादन होता है। कौन सा? उत्तर प्रदेश ले लो, पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, ये अन्न उत्पादन में अग्रणी स्थान रखते हैं। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ कौन सी मृदा पाई जाएगी? जलोढ़ मृदा। नदी के नदियों वाला स्टेट्स है, ठीक है। अब देखें, मैंने कहा कि ये इसमें मृदा परिच्छेदिका नहीं पाई जाती। कारण क्या है कि क्यों नहीं पाई जाती? आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे नदी है, ये नदी है और नदी क्या है, तलछट को बहाकर लाती है, ठीक बात है। और यहां लाकर इसने क्या किया? डिपॉजिट कर लिया। जैसे यहां बाढ़ आ गई और डिपॉजिट हुआ, यानी जहां हर साल बाढ़ आती है, जैसे इस नदी बही और नदी बहने के बाद में क्या हुआ, ये जो बैंक्स, जो तटीय इलाका है, जो तटीय इलाका है, इस इलाके में बाढ़, नदी ने बाढ़ का रूप लिया और साइड के जो बैंक्स वाले इलाके हैं, जो किनारों वाले जो इलाके हैं, उनमें क्या है कि मृदा को बिछा दिया, साथ में मृदा बहाकर लाई और यहां लाकर बिछा दिया। और ये क्या होता है, हर साल होता है, हर साल यही काम है कि जितनी एरिया में क्या है बाढ़ आती है, वहां ये मृदा वापस जलोढ़ मृदा आकर जमा हो जाती है, जलोढ़ मृदा। तो ये जो हर साल आकर यहां जमा होती है, उसे तो कहते हैं क्या? खादर। क्या कहते हैं? खादर। यानी हर साल जो जलोढ़ मृदा आकर जमा हुई वो खादर है। कई बार देखते हैं कि कई बार क्या है, नदियां इतना भयंकर रूप ले लेती है कि जहां नहीं पहुंचने वाले इलाके हैं वहां पहुंच जाती है। जैसे मान के चलो, हर साल तो इतनी बाढ़ आती है, कई बार क्या है, कई सालों के बाद में इतनी भयंकर बारिश हुई कि नदी उफान पर थी और बाढ़ का जो इलाका है उससे आगे चलकर और नए इलाकों में बाढ़, नया क्षेत्र, यहां बाढ़ आई। तो यहां जब बाढ़ आई तो यहां क्या है, मृदा डिपॉजिट हुई। इस क्षेत्र में मृदा क्या है? डिपॉजिट हुई। अब हर साल तो यहां बाढ़ आकर सोइल डिपॉजिट होगी नहीं, यानी 5, 7, 10 सालों के बाद में यहां डिपॉजिट हुई। तो ये जो सोइल है ये कहलाती है भांगर। क्या कहलाती है? भांगर। भांगर सोइल। समझ रहे हो? इतनी बात समझ ली। अब आगे देखते हैं कि देखो, असम में अम्लीय जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अच्छा, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा क्ले समूह होता है? इलाइट क्ले समूह होती है। यानी जलोढ़ मृदा में इलाइट्स ग्रुप या इलाइट समूह होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि मोंटमोरिलोनाइट किस में पाया जाता है, केओलिनाइट्स किस में पाया जाता है। तो जलोढ़ मृदा में कौन सा क्ले समूह होता है? इलाइट्स। कौन सा? इलाइट। इसमें ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी? ह्यूमस की और नाइट्रोजन की कमी होती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो जलोढ़ मृदा है इसके 2 प्रकार का पाई जाती हैं। खादर। खादर मतलब न्यू, न्यू का मतलब जानना, ठीक है। के, आप याद रखना, के से खादर, बी से भांगर और के से क्या है? के से हम जानना, और हिंदी में इसका उच्चारण है न्यू। न्यू मतलब नई सोइल, खादर, ठीक है। वैसे तो न्यू मतलब जानना, लेकिन क्या है, आई नो, नो मतलब जानना, न्यू। और यहां न्यू का मतलब क्या है? न्यू का मतलब क्या है? जानना नहीं। क्या है? जानना नहीं। यहां है नई मृदा, नई मृदा न्यू।
तो नई जलोढ़ मोटे बनावट की, आपको पता है हर साल जब डिपॉजिट होते हैं तो बड़े बड़े कंकर हैं वो, क्योंकि यहाँ क्या होती है कि जो हर साल नए कण डिपॉजिट होंगे तो आपको पता है उसे टाइम नहीं मिलेगा क्या, सोइल फॉर्मेशन का, पेडोजेनिक प्रोसेस होगी नहीं। और ये क्या है, मोटे बनावट वाली मृदा होती है, यह नए तलछट अवसाद से निर्मित मृदा होती है। इसमें कणों का आकार मोटा होता है, इसमें कणों का आकार मोटा होता है और अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि हर साल ये आती है तो अपने साथ क्या है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो साथ भाग कर लाती है और यहाँ डिपॉजिट कर देती है। क्लियर है? इसलिए खादर है वो ज्यादा उपजाऊ होती है। इसमें मोटे कण होंगे, इसमें मोटे कण होंगे, मोटे का मतलब हो गया बालू मृदा खादर में ज्यादा होती है। बांगर, बांगर क्या है आपको पता है कि ये क्या 10-12 साल के बाद में बनती है तो ये पुरानी हो जाती है। इसके बाद में जब जहां ज्यादा रेगुलर पानी नहीं आएगा तो वहां क्या पेडोजेनिक प्रोसेस भी होगी, और क्या है जो बड़े कण थे वो क्या है माइनर फ्रैक्शन, जो फाइनर फ्रैक्शन है उसमें कन्वर्ट हो गए। मोटे कण थे वो क्या है पेडोजेनिक प्रोसेस के कारण और कल्टीवेशन के लगातार कारण से छोटे हो गए, तो ये पुराने तलछट अवसाद होते हैं और निर्मित मृदा। इसमें कणों का आकार क्या होता है, छोटा और कम उपजाऊ, क्योंकि हर बार यहाँ क्या इंटेंसिव कल्टीवेशन होती है। आपको पता है कि वो स्थान जहाँ क्या है बाढ़ की संभावना नहीं होगी वहां तो हर 6 महीने में खेती होगी, और खेती होने से कल्टीवेशन होने के कारण क्या है कि इनका जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी है, वो क्या है डाउन होती चली जाती है। इसमें भले मैंने इसमें कहा कि मोटे कण और बालू अधिक थे, इसमें क्या है क्ले या मृतिका के कण ज्यादा हो। ठीक है, अब देखें इसमें मैंने कहा बांगर, बांगर का मतलब क्या हो गया, बी से बूढ़ा, या हम कह सकते हैं बांगर बूढ़ी। जो बुड्ढी सोइल है, जो बुड्ढी सोइल है वो कौन सी है, बांगर। जलोढ़ मृदा में बुड्ढी सोइल कौन सी है, बांगर। और खादर क्या है, न्यू, न्यू मतलब नया, नए की जानना। और कंकर, कंकर देखो कंकर क्या होते हैं, कंकर, कंकर जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है ना, बांगर जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है उसमें क्या है चुनने के, जो आपने देखे हैं कि कंकर पाए जाते हैं, चुनने के नोड्यूल्स, छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं कुछ मीटर की गहराई पर, और उसे क्या कहते हैं, कंकर कहते हैं। आपसे पूछ ली कि निम्न में से कंकर किस में पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे एलुवियल सोइल या जलोढ़ मृदा में कंकर पाए जाते हैं। वो भी किसके होते हैं, चुनने के होते हैं। पुरानी जलोढ़ अवसाद से निर्मित मृदा होती है, यह बाटा भी कहलाती है। स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है, बाटा। कंकर वाली मृदा बाटा कहलाती है। और चुन्ने लाइम्स के नोड्यूल होते हैं, और गुजरात में इन मृदाओं को क्या कहते हैं, गोराडू। गुजरात में एलुवियल सोइल है उसे क्या कहते हैं, गोराडू। ठीक है, अहमदाबाद में क्या है, केर कहलाता है। अहमदाबाद में क्या है, अहमदाबाद का क्षेत्र है वहां क्या है, केर कहलाता है। नेक्स्ट, इतनी बात जलोढ़ मृदा में जानने वाली बात हमें यही थी कि आपसे पूछा जाएगी कि खादर और भांगर किसके प्रकार है, हम बता देंगे। खादर नया है, भांगर पुराना है, और कंकर किसके होते हैं, चुनने के होते हैं, और कंकर किस में, जलोढ़ मृदा में पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो भारत में सबसे बड़ा ग्रुप है वो कौन सा है, जलोढ़ मृदा का। ऐसा कौन सी मृदा है जिसमें मृदा परिच्छेदिका या सहस्त्र नहीं पाए जाते। आपको पता है जलोढ़ मृदा जितनी ज्यादा पुरानी मृदा होगी उतने ही ज्यादा विकसित उसमें सहस्त्र होंगे। ठीक है, इसमें समूह कौन सा पाया जाता है, कौन सा क्ले समूह पाया जाता है, इलाइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट जो सेकंड लार्जेस्ट सोइल है, दूसरी सबसे बड़ी, दूसरी सर्वाधिक, यानी सेकंड लार्जेस्ट जो सोइल ग्रुप है वो है ब्लैक सोइल, काली मिट्टी वाला। अब ये जो काली मिट्टी वाला आपको बताया था मैंने सोइल ऑर्डर में कि वर्टी सोइल ग्रुप में कौन सी सोइल आती है, ब्लैक सोइल आती है। और ये काली मृदा किस गण के अंतर्गत आती है, वर्टी सोइल। कौन सा, वर्टी सोइल। कुल क्षेत्र 74 मिलियन हेक्टर, 74 मिलियन हेक्टर। देखो हमें आज तक यही पता है ना कि काली मृदा कौन सी मृदा होती है, ब्लैक कॉटन सोइल।
आपको पता है किस एरिया में? महाराष्ट्र में। काली मृदा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ये बात हमें याद रखनी है। महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान का हड़ौती वाला क्षेत्र, यहाँ झालावाड़ वाला जो क्षेत्र है, जो क्या है, एमपी के बिल्कुल पास वाला क्षेत्र है, वो इसे काली कपास वाली मिट्टी कहते हैं। क्या है? काली कपास वाली मिट्टी के रूप में जानते हैं, यानी ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल, इसमें कॉटन होती है इसलिए इसे ब्लैक कॉटन। सर्वाधिक काली मिट्टी में कॉटन होती है इसलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। क्योंकि कपास सबसे अधिक होती है इसलिए मिट्टी पर उगाया जाता है, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। मजे की और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट स्पेसिफिकेशंस है कि इसमें कौन सा समूह पाया जाता है, कौन सा क्ले समूह पाया जाता है? मोंट मोरिलोनाइट। कौन सा? मोंट मोरिलोनाइट। और 2:1 वाला प्रकार है। और इसके अलावा बिडेलाइट समूह। कौन सा? ये हमें याद नहीं रखना, ये रखना है मोंट मोरिलोनाइट अवश्य। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें मोंट मोरिलोनाइट समूह पाया जाता है, और हमें कहना है काली मृदा। और आपको बता दूं कि मोंट मोरिलोनाइट है, उसकी क्या होती है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है। कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होती है किसकी? मोंट मोरिलोनाइट। और किस में पाया जाता है? काली मृदा में। देखो कि जो मैंने ये कहा था कि दक्कन ट्रैप्स, क्या कहा था? दक्कन ट्रैप्स, मालवा का पठार, ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं दक्कन ट्रैप्स। और दक्कन ट्रैप्स में क्या है कि दक्कन ट्रैप्स में ये क्या है, जो पूरा का पूरा दक्कन ट्रैप्स है ना, ये ज्वालामुखी के उद्गार से बना है। ये देखो ब्लैक सॉइल, ये क्या है? ये दक्कन ट्रैप्स है। और ये क्या है? ज्वालामुखी के लावे से। दक्कन ट्रैप है, ये ज्वालामुखी के उद्गार से बना है। आपको पता है कि ज्वालामुखी से कौन सी चट्टानें निर्मित होती है? ज्वालामुखी से कौन सी चट्टानें निर्मित होती है? हमें पता है कि ज्वालामुखी से 2 प्रकार की चट्टानें निर्मित, मुख्य रूप से 2 प्रकार की चट्टानें बनती है। एक तो है मुख्य रूप से कौन सी चट्टान बनती है? आग्नेय। और इसमें से 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? एक तो है ग्रेनाइट, और एक है बेसाल्ट। जो दक्कन का पठार है, दक्कन ट्रैप्स है, वो ज्वालामुखी के कारण, ज्वालामुखी के लावे से बना। और कौन सी चट्टानें बनती है लावे से? आग्नेय चट्टान। और आग्नेय चट्टान में 2 महत्वपूर्ण कौन से हैं? ग्रेनाइट और बेसाल्ट खनिज। और इनसे कौन कौन सी सॉइल्स बनती है? देखो, ग्रेनाइट की प्रकृति होती है अम्लीय। क्या? अम्लीय। और बेसाल्ट की होती है क्षारीय। कौन सी? क्षारीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति। ठीक है। इस ग्रेनाइट खनिज से बनेगी रेड सॉइल या लाल मृदा। ठीक है। और बेसाल्ट से क्षारीय प्रकृति की होती है, इससे बनेगी काली मृदा। कौन सी? काली मृदा। आपसे पूछ ले कि दोनों विपरीत, काली की विपरीत मृदा कौन सी है? तो रेड सॉइल। और रेड की विपरीत मृदा कौन सी है? कि काली। अब मैंने ये कहा था कि जो काली मृदा है, यह है दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप्स है, उसमें बेसाल्ट से निकली हुई मृदा, बेसाल्ट खनिज आपको पता है क्षारीय है। और निकली हुई मृदा को क्या कहते हैं? रेगूर मृदा। आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सी मृदा रेगूर मृदा कहलाती है, तो आपको पता है काली मृदा रेगूर मृदा कहलाती है। कौन सी मृदा? रेगूर मृदा। रेगूर। और ये कहां से निर्मित होती है? कि जो दक्कन ट्रैप्स है उसकी बेसाल्ट चट्टानों से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसे ब्लैक कॉटन सॉइल, मोंट मोरिलोनाइट पाया जाता है, और ये रेगूर मृदा कहलाती है।
आपको पता है मोंट मोरिलोनाइट सी ज्यादा होती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी ज्यादा होती है। जल धारण क्षमता किसकी ज्यादा है? काली कपास वाली मृदा। फूलना और सिकुड़ना, आपको मैंने बताया कि जो ब्लैक कॉटन सॉइल है या वर्टिसोल गण है उसमें क्या है कि स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी फूलना और सिकुड़ना। और जब फूलेंगी तो एक्सपेंड होगी सॉइल, और सिकुड़ेंगी तो क्या है, श्रिंक होगी, तो क्या है, बीच में दरारें पड़ेंगी। ये देखो, ये देखो, ये दरारें है ना, ऐसे दरारें पड़ेंगी। ये सॉइल काली। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ऐसी कौन सी मृदा है जिसमें सूखने के बाद में दरारें पड़ती है, या ये पूछ लेंगे श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की प्रॉपर्टी किसमें पाई जाती है, तो ब्लैक सॉइल में। किसमें? ब्लैक सॉइल में दरारें पड़ती है, ठीक है। और इसके इसलिए अगर इसमें क्या है, स्वेलिंग श्रिंकेज होगी, दरारें पड़ेंगी, तो इसे कहते हैं सेल्फ प्लोविंग। आपसे पूछा जाए कि सेल्फ प्लोविंग किस में, किस सॉइल में होता है, तो सेल्फ प्लोविंग या सब जुताई किस में होती है, काली मृदा में। इसके अलावा सेल्फ मल्चिंग भी यही सॉइल, इसी सॉइल में होती है। कौन सी? सेल्फ मल्चिंग और सेल्फ प्लोविंग। इसके अलावा चौपान, ये सब नोट करो आप। चौपान जो डिग्रेडेड सेलाइन ब्लैक सॉइल है ना, डिग्रेडेड सेलाइन ब्लैक सॉइल, यानी खराब लवणीय मृदा है, उसे कहते हैं चौपान। क्या कहते हैं? चौपान। आपसे पूछ लें कि चौपान शब्द है किस मृदा से रिलेटेड है, तो आप, और रेगूर देखो, रेगूर मैंने कहा था डक्कन ट्रैप से के बेसाल्ट चट्टानों से निकली हुई मृदा कौन सी है? रेगूर मृदा। और इसकी खास बात क्या है कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट 0 से 30%। मैंने ये कहा था कि जो बेसाल्ट है इसकी प्रकृति कौन सी है? क्षारीय। और क्षारीय प्रकृति है, इसका मतलब क्या है? चूना, जिप्सम, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से, यानी कैल्शियम कार्बोनेट हो तो पीएच ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या है? क्षारीय। क्षारीय प्रकृति क्यों होती है? कि क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट 0 से 30% तक पाया जाता है भरपूर, और जिसका पीएच क्या होता है? 6.5 से 9 तक होता है। इसे रेगूर मृदा भी कहते हैं। मैंने ये कहा था कि जो डक्कन ट्रैप है, डक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानों से जिस मृदा का निर्माण होता है वो है रेगूर मृदा। और रेगूर मृदा कौन सी है? ब्लैक कॉटन सॉइल। इसके अलावा करेल, ये शब्द हमें याद रखना है। करेल, करेल क्या है? उत्तर प्रदेश में गंगा के दोनों किनारों की निचली भूमि की एक काली मिट्टी जिसमें चूना डे की मात्रा क्या है? ज्यादा हो, यानी जिसमें क्या है? चूने की मात्रा, लाइम्स। ये एक शब्द याद रखना है कि चूने की रेगूर मृदा, यानी डक्कन ट्रैप वाली मृदा जिसमें चूने की मात्रा ज्यादा है। और ये क्या है? करेल, उत्तर प्रदेश के दोनों किनारों पे निचली भूमि में पाई जाने वाली वह काली मृदा जिसमें क्या है? चूने की मात्रा ज्यादा हो, तो करेल कहलाती है। रेगूर और करेल किससे रिलेटेड है? काली मृदा से। उच्च स्थूल घनत्व है, हाई अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि कौन सी सॉइल में बल्क डेंसिटी हाइयर होती है, तो कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल में बल्क डेंसिटी ज्यादा होती है। ब्लैक सॉइल में बल्क डेंसिटी ज्यादा होती है, 1.5 से 8, 1.5 से 1.8, ठीक है। इसके अलावा मृदा का रंग किसके कारण होता है? यानी जो काला रंग है वो दो तत्वों के कारण, दो चीजों के, कि ब्लैक सॉइल का क्या है? ब्लैक कलर किसके कारण होता है? एक तो होता है क्ले प्लस ह्यूमस के कारण, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ होता है। क्ले और ह्यूमस एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके कारण क्या होता है? आपको पता है कार्बनिक पदार्थ अगर होगा तो उसका क्या है? रंग डार्क होगा। तो क्ले और ह्यूमस क्या है? ब्लैक कलर बनाते हैं। इसके अलावा क्या है? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। क्या? टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा क्या है? टाइटेनीफेरस
टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण काला रंग होता है। ठीक है, इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होती है। इसके अलावा क्या होता है ज्यादा? पोटेशियम ज्यादा होता है। कपास है, कपास वाली मृदा है, ये तत्व ज्यादा होता है। हमें याद रखना है कौन सा? पोटेशियम, क्या? पोटास, जो क्या है कपास के रेशे में क्या है, कपास के रेशे को क्या करता है? उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है। और आयरन, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। नेक्स्ट, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण सोइल है वो है लेटेराइट सोइल। कौन सी है? लेटेराइट सोइल। हम पढ़ेंगे कौन सी? लेटेराइट सोइल। कौन सी है? लेटेराइट सोइल। देखो, लेटेराइट जो शब्द है ना, वो बुचानान ने किया था। सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बुचानान ने 1807 में किया था, लेटेराइट। वैसे लेटेराइट लेटर शब्द से बना है, लेटर शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स लाइक। क्या? लेटर ब्रिक्स लाइक, लेटेराइट शब्द किसने प्रयोग किया? बुचानान ने। और ये ऑक्सीसोल गण के अंतर्गत आती है। कुल क्षेत्र 25 मिलियन हेक्टेयर, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, कोंकण का क्षेत्र है, वो बड़ा क्षेत्र है। देखो लेटेराइट सोइल है ना, जो लेटेराइट सोइल है वो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, ये वाला, इसके अलावा ये वाला जो क्षेत्र है, जो कोस्टल एरिया है, यहाँ लेटेराइट सोइल पाई जाती है। ठीक है, लेटेराइट सोइल पाई जाती है। और लेटेराइट मृदा का निर्माण उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जहां लेटेराइट मृदा का निर्माण कहाँ होगा? जहां क्या है, तापमान अधिक और अधिक की क्या, वर्षा भी अधिक होती है, वर्षा भी अधिक होती है, वहां लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। आपको पता है गोवा, केरल, इस क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है, कोस्टल एरिया, वर्षा ज्यादा होती है, इसलिए वहां लेटेराइट सोइल का निर्माण होता है। क्या होता है? लेटेराइट सोइल का निर्माण होता है। क्या असल में क्या होता है कि लेटेराइजेशन एक क्रिया है, या कहते हैं लेटरीकरण। लेटरीकरण, इसमें क्या होता है? ए बी सेंसर हमने पढ़े हैं। ऊपर क्या होता है? आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड, और है क्या होता है? सिलिका। क्या होती है? सिलिका। तो यहाँ क्या है, यहाँ जब भारी बारिश होती है ना, तो ये सिलिका घुलकर क्या है, नीचे चली जाती है, और ऊपर ये रह जाती है, ऊपर ही रहती है, जिसे सेस्क्वी ऑक्साइड कहते हैं। सेस्क्विक ऑक्साइड ए होराइजन्स में रहते हैं और बी होराइजन्स में सिलिका चली जाती है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं लेटरीकरण या लेटेराइजेशन। और लेटेराइजेशन की अधिक क्रिया से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? लेटेराइट सोइल का। यह मृदा सेस्क्विक ऑक्साइड से भरपूर होती है, यानी सेस्क्विक ऑक्साइड का मतलब हो गया कि एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड। ठीक है, ए होराइजन्स में ज्यादा पाए जाते हैं। यह सूखने पर ईंट के समान कठोर हो जाती है। सूखने पर क्या होती है? ईंट के समान कठोर हो जाती है। इसके अलावा आयरन और एल्यूमिनियम के हाइड क्या है, ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसकी भौतिक स्थिति क्या हो जाती है? भौतिक स्थिति औसतन होती है। क्लियर है मेरी बात? ठीक होती है। और बेस, अगर बेस लीच होंगे तो क्या होगा? बेस यानी इसकी भौतिक स्थितीय जो स्थिति है अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। क्या हो जाती है? अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। और बता दूं इसमें क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम का क्या होता है? लीच हो जाता है। क्या होता है? लीचिंग होता है, जिससे क्या है कि जो उपजाऊपन है वो क्या है? खत्म होता है। क्या होता है? उपजाऊपन है खत्म होता है। दो प्रकार की ऐसी मृदाएं हैं जिसमें केओलिनाइट खनिज समूह पाया जाता है। केओलिनाइट 1:1। दो प्रकार की ऐसी मृदा है जिसमें
केओलिनाइट क्ले समूह पाया जाता है, वो है लेटेराइट मृदा और रेड सॉइल, लाल मृदा। तो इसमें कौन सा केओलिनाइट से समूह पाया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि लेटेराइट सॉइल में हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पाई जाती है। क्या? हनी, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस पर आपको स्पेशल लेक्चर दूंगा कि स्पेशल फॉर्मेशंस, स्पेशल केमिकल रिएक्शंस और स्पेशल पेडोजेनिक प्रोसेस है, उसमें बताऊंगा हनीकॉम्ब संरचना क्यों बनती है। देखो इस प्रकार से यहाँ क्या है, वॉइड्स बन जाते हैं, खाली जगह बन जाती है सोइल में, वॉइड्स बन जाते हैं, इस संरचना को कहते हैं हनीकॉम्ब। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हनीकॉम्ब संरचना निम्न में से किस मृदा में पाई जाती है, तो लेटेराइट मृदा में। इसमें 10 से 20% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। कम ऊंचाई वाले जो लेटेराइट सॉइल है, लेटेराइट सॉइल में जो कम ऊंचाई वाले स्थान है उसमें तो धान लगा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, अधिकतर खेती किसकी होती है, चाय की, कॉफी, रबर आदि की। आपको पता है उस एरिया में जो कोस्टल एरिया है वहां क्या है, चाय की, रबर की, कॉफी आदि की क्या है, खेती होती है। और इसमें क्या है, अम्लीयता होती है। अम्लीयता, अम्लीय मृदा है, क्योंकि अम्लीयता उत्पन्न क्यों होती है, क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम का क्या है, लीच हो जाता है और ऊपर क्या बचता है, ऊपर आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड जिसे सेस्क्यूक ऑक्साइड रह जाते हैं। क्लियर है। और आपको पता है अम्लीय मृदा क्यों होती है, अम्लीय मृदा में आपने ये सुना है हर बार की आयरन और एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ने से टॉक्सिसिटी भी बढ़ती है। इस प्रकार की मृदा में जूमिंग कल्टीवेशन सर्वाधिक होती है। आपसे पूछा जाएगी कि जूमिंग खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन सर्वाधिक कहाँ होती है, शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन सर्वाधिक कहाँ होती है, तो आपने कहना है लेटेराइट मृदा में। कहाँ, लेटेराइट मृदा में। और ये क्या है, खेत बदल बदल कर खेती करना जूमिंग कल्टीवेशन है। ये मिट्टी आमतौर पर असम में पाई जाती है। असम में लेटेराइट सॉइल सर्वाधिक है। ये मिट्टी नाइट्रोजन में की कमी वाली मृदा होती है क्योंकि लीच कर जाता है, आपको पता है, वेरिएबल है। नेक्स्ट, लाल मृदा 35 मिलियन हेक्टर, 35 मिलियन हेक्टर पर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड है। और ये थोड़ा सीरीज में प्रॉब्लम है। और क्या है, तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मृदा 35 मिलियन हेक्टर तमिलनाडु। ये बात हमें याद रखनी है, कौन सा, तमिलनाडु, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पाया जाता है। कुल क्षेत्र कितना है, 35। कौन सा, एल्फिसोल। कौन सा गण है, एल्फिसोल, एल्फिसोल, एल्फिसोल गण। इस मृदा का निर्माण मुख्य रूप से आपको बताया था ग्रेनाइट चट्टानों से होता है। कौन से, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से काली मृदा का निर्माण। यह मुख्य रूप से गर्म आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा में केओलिनाइट समूह पाया जाता है। केओलिनाइट आपको बताया दो प्रकार के, लेटेराइट और इसमें। और मृदा का लाल रंग फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, फेरिक ऑक्साइड के कारण, या यूं कह सकते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन के विसरण के कारण लाल रंग होता है। वैसे हेमेटाइट के कारण। उत्तर प्रदेश में स्थानीय रूप से इस मृदा को परवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कि उत्तर प्रदेश में लाल मृदा को स्थानीय रूप से परवा कहते हैं और राक्कर के नाम से जाना जाता है। मुरम क्या है, मुरम भी एक लाल मृदा का प्रकार है। कि मुरम में क्या है, लाल मिट्टी के नीचे पाई जाने वाली बजरीदार विघटित चट्टान की लाल मृदा है ऊपर, और नीचे कौन सी चट्टान है, कि विघटित हुई जो बजरीदार चट्टाने हैं, कि नीचे क्या है, बजरी वाली चट्टाने और ऊपर लाल मृदा होगी, उसे कहते हैं मुरम। इसके अलावा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की क्या है, कमी पाई जाती है। आपको मैंने ये बताया था कि ऐसी कौन सी मृदा है जो क्या है, कंप्लीटली क्या है, कि ब्लैक सॉइल के अपोजिट है, तो वो ये है रेगिस्तानी मृदा या क्या है, रेतीली मृदा या डेजर्ट सॉइल।
डेजर्ट सॉइल। कौन सा है? डेजर्ट सॉइल। 29 मिलियन हेक्टर क्षेत्र पर पाए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में। आपको पता है ये क्यों बनती है? शुष्क परिस्थितियों के कारण। शुष्क परिस्थितियों के कारण, शुष्क परिस्थितियों के कारण क्या होता है कि वाष्पीकरण अधिक होता है। क्या होता है? जल कम होता है, वाष्पीकरण अधिक होता है। और रेगिस्तानी मिट्टी में जीरोफाइट्स, जीरोफाइट यानी मरूदबिद, जीरोफाइट पौधों को छोड़कर वनस्पति नगण्य होती है। यानी रेगिस्तानी इलाके हैं उनमें क्या है, जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, वो कम पाई जाती है। कैक्टस, यहाँ मुख्य रूप से कैक्टस मिलता है, कैक्टस नागफनी मिलता है। रेत का प्रमुख घटक क्वार्ट्ज। आपको पता होना चाहिए कि सैंड या बालू का मुख्य घटक कौन सा है? क्वार्ट्ज। क्या है? क्वार्ट्ज। पानी की कमी पाई जाती है। ये रेगिस्तानी जो मिट्टी है वो बता देता हूं कि रेगिस्तानी सोइल में क्या है कि चुनने, जहां चुन्ना और जिप्सम ये होंगे, वहां क्या है, सेलाइन और एल्केलाइन की कंडीशन भी पाई जाएगी। वाष्पीकरण ज्यादा होगा और क्या सतह पर क्या हो, चुना आ जाएगा। वन वाली भूमि 75 मिलियन हेक्टर और है। इसमें क्या है, मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाई जाती है। देखो इसमें ज्यादा हमें डाटा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्या है, जैसे जो वन वाला है, वन वाले क्षेत्र उसमें पाई जाती है। ऑर्गेनिक होराइजन्स होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है, कुल नाइट्रोजन भरपूर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का महत्वपूर्ण स्रोत है कार्बनिक पदार्थ। देखो ये है साल्ट अफेक्टेड, इसे याद रखना है, साल्ट अफेक्टेड, साल्ट अफेक्टेड है। देखो करनाल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल ने क्या एक डाटा दिया था जिसमें ये कहा था कि पूरे भारत में 10 मिलियन हेक्टर साल्ट अफेक्टेड सॉइल है, जिसमें से क्या है, लवणीय मृदा या सेलाइन सॉइल 2.8 मिलियन हेक्टर और क्षारीय मृदाएं 7.2 मिलियन हेक्टर पर है। आपको लवणीय क्षारीय मृदाएं साल्ट अफेक्टेड सॉइल उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में भरपूर मात्रा में मिलती है। ठीक है, और क्यों होती है? शुष्क परिस्थितियों के कारण होती है। और बी होराइजन में अगर चुनना है, जिप्सम है या लवणीय पदार्थ है, तो वो क्या है, ऊपरी सतह पर आ जाती हैं, जिससे क्या है, लवणीयता या क्षारीयता की स्थिति उत्पन्न होती है। और उत्तर प्रदेश में इसे क्या कहते हैं? रेह, रेहला, उसर। ये सेलाइन सोइल में अलग से चैप्टर करा दूंगा मैं। पंजाब हरियाणा में थुर, कल्लर, राकर, बारा और बारी। इसके अलावा गुजरात में खार और लोना, दक्कन में चौपान और खारी, ये चौपान आपको करवाया था ब्लैक सोइल्स में। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में उप्पू, केरल में कारी, लवणी और पीट मिट्टी। नेक्स्ट है पीट या मक सोइल, वह जिसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, वह सोइल। पीट या मक सोइल, पीट या मक सोइल। ठीक है, मट सोइल ये हिस्टोसोल गण के अंदर आता है। मिट्टी रहित हिस्टोसोल में कम से कम 20% कार्बनिक पदार्थ या 12% वजन के हिसाब से होता है, लगभग 18-78% होना चाहिए। यानी वह मृदा जिसमें क्या है, कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है और कम से कम 20% ऑर्गेनिक मैटर हो। ठीक है, अब इसमें मैंने ये करवाया था, जब हमने सोइल ऑर्डर किए थे तो उसमें मैंने एक बहुत ही बारीक चीज बताई थी कि पीट और मक सोइल क्या है। और देखो क्या है कि जो पीट सोइल है, ये असल में जो पीट और मक सोइल है, ये कार्बनिक मृदा है और हिस्टोसोल गण के अंदर अंतर्गत आती है। कि पीट सोइल में क्या किया था कि थोड़ा अत्यधिक नमी की स्थिति में एकत्रित विघटित या अपघटित कार्बनिक पदार्थ, ये क्या है, कम अपघटित कार्बनिक पदार्थ, कम अपघटित कार्बनिक पदार्थ, कम अपघटित कार्बनिक पदार्थ। पीट सोइल में मोर देन 50% ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, 50% से ज्यादा कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। मक सोइल में 20 से 50% कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। लेकिन ये क्या है,
ये अत्यधिक अपघटित होता है। क्या होता है? ये अत्यधिक अपघटित होता है। और एक चीज बता देता हूं कि इसमें क्या जो कार्बनिक पदार्थ है वो क्या है, वो पूर्ण रूप से डिकम्पोज होकर और ह्यूमस का निर्माण भी कर लेता है। नेक्स्ट, ये क्या है? ये स्पेशल प्रोसेस है जो क्या है, मैं नेक्स्ट सेशन में आपको आराम से भली भांति पूरा विवरण से बताऊंगा कि मार्लिंग क्या होता है, मोर क्या होता है, मुल क्या होता है, ये सब बताऊंगा मैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो कि जब हमने सोइल की बात की तो मैंने ये कहा था कि जलोढ़ मृदा किस क्षेत्र में, एलुवियल सॉइल 40%, 43% लैंड में। इन डाटाज को बाद में पढ़ेंगे हम। इस क्षेत्र में क्या कहा था मैंने, एलुवियल जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है। क्या? ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ये जो क्षेत्र मैंने बताया था रेड सॉइल का बताया था, लाल मृदा पाई जाती। आप यहाँ देख रहे हैं ये है डेजर्ट सॉइल, रेतीली मृदा। क्या है? रेतीली मृदा। और वन वाला क्षेत्र है, यहाँ भी वन पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है। ये क्या है? वनीय भूमि, वन वाला फॉरेस्ट लैंड वाला इलाका है। ठीक है। और एक चीज और करवा देता हूं आपको, एक होता है अर्ली सॉइल। आपको पता है अर्ली सॉइल किसे कहते हैं? कि वह मृदा जिसमें थोड़ी सी भी बरसात होने पर, थोड़ी बरसात होने पर जुताई संभव, यानी थोड़ी सी बरसात हो और हम क्या है कि उसमें प्लाउइंग और कल्टीवेशन कर देते हैं, वो है लाल मृदा, लाल मृदा या रेड सॉइल। कौन सी है? रेड सॉइल। इसके अलावा एक चीज और मैंने बताई, रेड सॉइल, लेट सॉइल, लेट अर्ली सॉइल और लेट सॉइल। लेट सॉइल किसे कहते हैं? मैंने ये कहा था कि रेड सॉइल की अपोजिट सॉइल कौन सी है, तो वो है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल। इसे पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए। क्या चाहिए? पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए। ब्लैक सॉइल की खास बात यह है इसकी सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक क्या बताया था आपको, सर्वाधिक कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है। इसके अलावा क्या है ये कि सौर ऊर्जा या सूर्य की किरणों को अवशोषित कर सकती है। एल्बिडो अगर बात करें तो एल्बिडो है ना, एल्बिडो, एल्बिडो की बात करें तो ये सब सोइल से अलग सोइल है, एल्बिडो कम होता है। ठीक है। और ये क्या है, एब्जॉर्ब इनसेट रेडिएशन को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। क्या करती है? इनसेट रेडिएशन को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। सौर विकिरण है उसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करती है। इसमें कौन सा, इसमें केओलिनाइट समूह पाया जाता है, केओलिनाइट समूह। तो फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी है सबसे ज्यादा किसकी होगी? लाल मृदा की। फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी है। लेट सॉइल ब्लैक सॉइल है, और ब्लैक सॉइल में क्या है? मोंट मोरिलोनाइट पाया जाता है, मोंट मोरिलोनाइट, मोंट मोरिलोनाइट इस समूह, मोंट मोरिलोनाइट समूह पाया जाता है। इसके अलावा मैंने ये कहा था कि जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर किसके कारण? एक तो बताया था क्ले और ह्यूमस के कारण, क्ले और ह्यूमस के कारण। और मैंने ये बताया था कि जो रेड कलर है, इसके अलावा मैंने ये बताया था कि जो क्ले और ह्यूमस के कारण, एक बताया था टाइटेनी मैग्नेटाइट के कारण। रेड कलर मैंने बताया था कि डिफ्यूजन ऑफ आयरन। ठीक है। तो आज हम जिस सेशन की हमने चर्चा की है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोइल में
बहुत बार क्वेश्चन पुटअप कर लेते हैं, और हमेशा लगभग मानो जलोढ़ मृदा, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल में से ही सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। तो आपको जो खनिज है, खनिजों से रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन बताया उसे आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। बाकी एग्जाम का टाइम है जो सुपरवाइजर का है, जो डब्ल्यूज का है, तो कम मानो कि हमें अगर आराम से पढ़ना हो तो 5-6 महीने लगते हैं सिलेबस खत्म करने में। तो क्या है, हमें पढ़ना पड़ेगा, और अभी से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर क्या है ये सारे के सारे सब्जेक्ट है कंप्लीट होंगे। बाकी से आप अलग इस प्रकार से हो सकते हो कि आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच।